औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रोशनी। मैं हूं इम्तियाज़ नकवी। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है उसमें एक तो ट्राई टू promote positive image of people with disability and raise awareness about the services and health issues and other community issues as well. तो आज मेरे साथ जो मेरे गेस्ट हैं ये एक ऑर्गेनाइजेशन है एशियन पीपल डिसेबिलिटी अलायंस। ये आपदा, जैसे कि आपने आवाज देख भी रहे हैं स्क्रीन पर, आपदा, और ये एस्टेब्लिश क्यों की गई है, इसकी कब इसको एस्टेब्लिश किया गया है, इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे अपने गेस्ट से। और इसके अलावा और भी बहुत सारे सवालात हैं। सबसे पहले मैं वेलकम करता हूं अपने गेस्ट जो माइकल इब्राहिम जीवा हैं, जो फाउंडिंग मेंबर हैं एशियन पीपल डिसेबिलिटी अलायंस के, और इनके साथ दे रही हैं हमारे आयशा, जो उनकी ये इनसे मैं सवाल नहीं करूंगा, बल्कि चूंकि मिस्टर जीवा जो हैं वो हार्ड ऑफ हियरिंग की वजह से कुछ बातें शायद उनको मेरी समझ ना आए, तो ये उनको मेरे जो सवालात हैं उनको बताएंगी और फिर मिस्टर जीवा जो हैं वो उसके जवाब देंगे। तो मैं इसलिए आज आहिस्ता बोलने की कोशिश करता हूं ताकि अगर कोई बात मैं अगर सवाल करता हूं तो मिस्टर जीवा की समझ में आ जाए, ताकि आसानी के साथ वो जवाब दे सकें। तो सबसे पहले मैं खुश आमदीद कहता हूँ, वेलकम मिस्टर जीवा प्रोग्राम रोशनी हदायत टीवी पर। आपको खुश आमदीद और वेलकम करता हूँ। सबको शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। वालेकुम सलाम। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, मैं शुक्र करना चाहता हूँ, शुक्रिया करना चाहता हूँ हिदायत टीवी और इम्तियाज़ नकवी साहब को, क्योंकि मुझे ऐसा मौका मिला कि बातचीत करें ऐसा आला दर्जा वाला टीवी पर। और मैं बहुत खुशी हूँ कि मेरा इंटरव्यू नकवी साहब का साथ हो रहा है। वो हमारे डिसेबिलिटी वर्ल्ड दुनिया में उसको रोल मॉडल कहते हैं, क्यों काफ़ी कामयाब होकर की पोजीशन, चेंज मेकर पोजीशन में जो चला जाए, वो हमारे लिए डिसेबल लोग के लिए एक रोल मॉडल है ताकि दूसरों को भी इंस्पायरेशन मिले। अच्छा, और मैं ये भी शुरू में ये भी कहना चाहता हूँ कि ये अगर मेरा बातचीत में, मेरा लफ्ज़ में अगर कुछ गलती हुआ, मिस्टेक हुआ, तो माफ़ करना, मुझे बुरा ना मानना। क्यों, मेरा उर्दू मेरा मादरी ज़बान नहीं है। मेरा मादरी ज़बान है बर्मीज़, बर्मा के लैंग्वेज है, वहाँ जहाँ पैदा हुआ, पैदाइश मेरा। तो ये उर्दू और इंग्लिश मेरा सेकेंड एंड थर्ड लैंग्वेजेस है। तो मैं ये तो इसीलिए माफ़ करना अगर मिस्टेक हो तो। आपकी जो बात है वो हम समझ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपकी जो गुफ्तगू है वो हमारे नाज़रीन को भी समझ आएगी, और आप को अगर कोई मुश्किल पेश आए तो आप उस वर्ड को उर्दू में, इंग्लिश में भी कह सकते हैं, यानी कि यू आर नॉट कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्टेड टू स्पीक उर्दू। आप कभी अगर मुश्किल आपको आए तो आप इंग्लिश में भी कुछ अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने मेरे बारे में जो कहा, आपका मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, मशकूर हूँ।
और मेरा मकसद यही है कि क्योंकि मैं खुद आई एम ए ब्लाइंड पर्सन माई सेल्फ एंड आई वेंट थ्रू मैनी चैलेंजेस, इसलिए मैंने इस तरह का प्रोग्राम शुरू किया है ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो और जो डिसेबिलिटी के हवाले से जो हमारी एशियन कम्युनिटी में एक कंसेप्ट है उसको दूर किया जाए। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप की जो हियरिंग है वो कैसे ज़ाया हुई है, कैसे लॉस्ट हुई है, उसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं। तो उसके बाद फिर ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से कुछ सवाल करेंगे आपसे। जी हाँ, शुक्रिया। अर्ली 80s में जब मैं यहाँ नया नया था यूके में, तो उस वक्त मैंने ऑपरेशन किया है, कान का ऑपरेशन। वो है स्टेपिडेक्टमी। क्यों, मेरा कान का अंदर का छोटा सा हड्डी वो मोटा होते जाता, तो किसी ने मशवरा दिया कि तुम ऑपरेशन कर देना, क्योंकि बाद में जाकर हियरिंग को डिफ़िकल्टी होगा। तो और इतना सीरियस भी नहीं बताया मुझे, तो मैंने जाकर ऑपरेशन किया, तो मेरा ऑपरेशन फेल हो गया और मेरा कंप्लीटली लॉस हो गया। ये दाहिना साइड का कान बिल्कुल डेड हो गया। और क्या, और कान का अंदर में आवाज़ आना शुरू हो गया, बहुत ही जोर का आवाज़। वो कैसा आवाज़ है, जैसा ये जहाज सब स्टीमर ये जो किनारा जब आता है तो सायरन देता है आवाज़ जोर का, वैसा आवाज़ हमेशा रहता मेरा कान। और क्या, मेरा बैलेंस भी डिस्टर्ब हो गया। तो उस टाइम से मैंने इसमें शौक हो गया, इसमें इंटरेस्ट डालना शुरू हो गया डिसेबिलिटी में। सिर्फ मेरा डिसेबिलिटी नहीं, मेरा जो हियरिंग नहीं, बल्कि सब पैन डिसेबिलिटी, सब रकम का डिसेबिलिटी में इंटरेस्ट हो गया मैंने। थैंक यू। अच्छा, तो जब आपको जो सुनने में जब दिक्कत होने लगी, तो फिर आपकी जो हियरिंग एड है, क्या उसने काम किया है हियरिंग एड ने, या हियरिंग एड से भी आप कम सुन सकते हैं? जी हाँ, अभी एज में 80s का तो पहले ये डायग्नोस हुआ था, तो अब जाकर अब एज हो गया, तो लगभग से इतना एज में तो हियरिंग बहुत ही डिटीरिएट हो गया है, बहुत ही ऊंचा सुनना। तो हियरिंग एड होने से भी मुझे तकलीफ सा होता है, अनलेस मैं करीब में बैठकर किसी का सामने बैठकर उसका लिप रीडिंग करे। और फिर ऐसा बच्ची बेचा बेटा है बैठा है मेरे पास, वैसा अगर कोई हेल्प करे मुझे लिख कर, ये जैसा यहाँ लिख कर बताता मुझे, तो ऐसा ट्रिगर पॉइंट्स, मेन पॉइंट, तो फिर मुझे फंक्शन होता है। और जब मैं अभी तो रिटायर हो गया है मैं अल्लाह के फजल से, तो वो जब मैं फंक्शनिंग था, एक्टिव था, तो मैं जब अटेंड करता कॉन्फ्रेंस हो या सेमिनार हो, तो मुझे पैलेंटाइपिस्ट देता, वो लोग प्रोवाइड करता, गवर्नमेंट असिस्टेड। तो पैलेंटाइपिस्ट बिल्कुल मैं यहाँ जैसा स्क्रीन में है वहाँ पढ़ सकता है, कहाँ से भी आवाज़ आओ, मुझे सुनने की ज़रूरत नहीं वहाँ वो सोर्स को, यहाँ स्क्रीन को देखो तो मुझे पता चल जाता। वो बहुत ही यूज़फुल है। ये भी मैं कहना चाहता हूँ सबको कि ऐसा किसी को हियरिंग चाहिए, अगर कोई नहीं है साथ में ऐसा फैसिलिटेट करने के लिए, तो पैलेंटाइपिस्ट को मांगना। पैलेंटाइप बहुत अच्छा काम का चीज़ है। शुक्रिया। अच्छा, ये बताएं कि आप एक फाउंडिंग मेंबर हैं एशियन पीपल डिसेबिलिटी अलायंस के, ये कब क्या एस्टैब्लिश हुई और इसकी रीजंस क्या हैं, क्यों इसको एस्टैब्लिश किया गया, और ये कौन लोग इससे बेनिफिट लेते हैं, कौन लोग इससे फ़ायदा लेते हैं? जी, मैं बताया जैसा अभी जस्ट नाउ
कि मुझे दिलचस्पी हो गया वो डिसेबिलिटी में। वैसा बिजनेस ट्रेड एंड इंडस्ट्री का फैमिली में से आया हूँ मैं, लेकिन जब से मुझे ये हुआ है मेरा कान जी का, उस वक्त से मुझे इंटरेस्ट बहुत हो गया डिसेबिलिटी में। दिस इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो फिर उस वक्त से मैं ये जो कॉन्फ्रेंसेस में जाकर अटेंड करना शुरू किया। ऐसा जाते में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, पहला फर्स्ट दफ़ा, एशियन और डिसेबिलिटी थीम था उसका, डबल बाइंड, तो साउथ लंदन में हुआ। तो उस कॉन्फ्रेंस में बहुत रकम का इश्यूज रिपोर्ट हुआ, बताया गया लोगों ने कि किसी का कैरियर्स का सपोर्ट चाहिए, हाउसिंग सपोर्ट, हाउसिंग इज अ मेजर इशू, हाउसिंग चाहिए, और क्या टेबल लोग के लिए सोशल डेवलपमेंट ग्रुप चाहिए, अपना कल्चरली रिलेटेड एक्टिविटीज चाहिए। तो वो कॉन्फ्रेंस के बाद हम लोग कुछ 5-10 आदमी मिलकर बोला कि क्यों नहीं हम लोग ऐसा करें, अपना ओन स्टैब्लिश करें। क्यों ये जो मेन स्ट्रीम, ये जो ये सबके लिए है, सर्विसेज, लोकल अथॉरिटीज, हेल्थ अथॉरिटीज के वहाँ, वो सबके लिए है, यूनिवर्सल है। तो हमारे स्पेसिफिक कल्चर है, तो सब चीज़ का नीड है, डाइटरी है, लैंग्विस्टिक है, ये सब, बट वो नहीं है, मिलता नहीं है। तो हमारे लोग ये चाहता है हमारे पास, और बहुत रिपोर्ट किया, बहुत बुरा हाल था हाउसिंग का। तो हम लोग सोचा कि चलो हम लोग ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू करेगा। तब 1987 में कॉन्फ्रेंस था, तो 1988 में शुरू किया हम लोग ने, शुरू किया यहाँ ब्रेंट में, क्योंकि ब्रेंट में से सबसे ज़्यादा आया था अटेंडीज, और ब्रेंट में छोटा सा जगह लेकर हम लोग शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता फिर हम लोग जो मीटिंग है, सेमिनार्स है, ये सब जाकर क्या बोलता है, हम लोग का अपडेट रिपोर्ट करते में हम लोग को अच्छा रिकग्निशन दे दिया। तो फिर उसमें से हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ। शुरू में अब जी आप कुछ कहना चाहते हैं? जी हाँ, मैं ये अब जो सर्विसेज मैंने, हम लोग जो कॉन्फ्रेंस में इशू हुआ, वही उसको हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाया, और वो प्रोजेक्ट है जैसा इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस एंड एडवोकेसी। अभी ये बच्ची मेरा साथ बैठा है, वो एडवोकेसी ऑफिसर है यहाँ का। अब तक उस वक्त तो और ज़्यादा चाहिए था, क्यों हमारे लोग को कुछ पता नहीं था कि क्या क्या मिल सकता है, उसका बेनिफिट्स क्या है, इंटाइटलमेंट क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। कोई ऐसा भी समझता कि ये जो मेन स्ट्रीम, ये जो सर्विसेज है जो अवेलेबल सबके लिए, वो कोई सर्विस उनके लिए नहीं है। वो समझता कि ये इंडिजिनस देसी गोरे लोग के लिए है, उनके लिए नहीं। ऐसा तक नॉलेज नहीं था भी तो उस वक्त हमारी कम्युनिटी में। तो ये सब हम लोग उन लोग को इंफॉर्मेशन लाया और एडवाइस किया। सिर्फ एडवाइस देने में नहीं होता, क्यों हमारे लोग उस वक्त, अब भी थोड़ा सा है, उस वक्त हम लोग वो है नहीं है, क्या बोलता, हेसिटेंसी है, इतना हिम्मत नहीं है कि जाकर अपना राइट मांगे, अपना हक। तो उसमें वो टाइम से हम लोग ये एडवोकेसी ऑफिसर जाकर लेना पड़ा, उसके लिए क्लेम करके फाइट करना पड़ा। तो कोई को उस वक्त एक बेनिफिट होता था, सेवियर डिसेबिलिटी अलाउंस। अभी पता नहीं, मैं तो आउट ऑफ टच है। तो उस वक्त सेवियर उन लोग को कोई को पता नहीं कि दे आर इंटाइटल, उसको इंटाइटल है, हक है। तो हम लोग किसी को, कोई क्लाइंट्स को बैक डेटेड, कितना साल का बैक डेटेड क्लेम करके दिया हम लोग। तो ऐसा करना पड़ा, और मैं करते रहूं, बताऊं आपको दूसरा प्रोजेक्ट। मैं मजीद थोड़ा सवाल कर लेता हूं कि शुरू में जब भी कोई नई ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया जाता है तो उसके में फंड के इश्यूज होते हैं, और उसके जो लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के इश्यूज होते हैं। आपके सामने किस तरह के इश्यूज
आपको फेस करना पड़े शुरू में जब आपने ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया तो? यस यस, अब हमारे कम्युनिटी में सिर्फ अवेयरनेस कम नहीं बल्कि मेन स्ट्रीम जो ये जो अथॉरिटीज है उन लोग को भी बहुत रेजिस्टेंस था हमारे लिए। हम मुझे पूछता था कि क्यों अप टू सेट अप योर ओन सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन। हमारे यहाँ सबके लिए है, हमारे एशियन वर्कर है हमारे डिपार्टमेंट में। तो मैं पूछा अरे एशियन वर्कर कहाँ का है, तो वो कहता है वो श्रीलंकन। तो मैं बोला श्रीलंकन, तो मैं भी एशियन, मैं बर्मा का है, तो मुझे मेरा नीड्स को वो जानता। मैं पूछा तो ये और क्या हमारा साउथ एशियन मेंबर्स है हमारे, तो जो इंडिया के है, पाकिस्तान के, उनके नीड को ये पता चलेगा नहीं। तो मैं बोला हमारे में ऑर्गेनाइजेशन में सब बैकग्राउंड वाला 7-8 लैंग्वेजेस बात करता, सब बैकग्राउंड वाला है। तो हम लोग अपना खुद और सब माजूर लोग हैं, तो अपना यूजर लेड है। और यूजर लेड उर्दू में क्या होता है लेड, तो वो यूजर लेड ऑर्गेनाइजेशन हम लोग सेटअप किया। तो यूजर लेड हम लोग जो सर्विस बनाया, हमारा देखभाल खिदमत की सर्विस, वो सब अपना नीड्स लेड। तो ये जाकर हम लोग सब मिलकर, हम लोग का चेयरमैन है, कोई वो है, सेक्रेटरी है, हम लोग एक इवेंट में एक मौका जैसा मिलता वहाँ जाकर सबको वो लोग को बताना पड़ता। फाइट कर एक्चुअली स्ट्रगल था, एक स्ट्रगल, बहुत स्ट्रगल, लेकिन आखिर अपना काम में एविडेंस, तो अपना काम करके बताया। तो हम लोग को जगह भी ज़्यादा मिला। वो हॉस्पिटल का मैनेजर था, वो मैनेजर वेरी पॉजिटिव, वहाँ डिसेबिलिटी कॉलीग भी था उसका, तो वो लोग जानता। तो वो लोग ने अपने विल्सन कम्युनिटी हॉस्पिटल में हम लोग को जगह दिया, हॉल दिया, सब करने के लिए। ऐसा बस सब तो अल्लाह का फजल से, ऊपर वाला का वो है फजल से कामयाब हो गया। तो आहिस्ता आहिस्ता हम लोग ऐसा कामयाब। तो फिर लोकल एनजीओ से भी जाकर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तक कामयाब हो गया अल्लाह का फजल से। थैंक यू। माशाल्लाह। अच्छा, फंडिंग के इश्यूज के ऊपर थोड़ा सा बताएं कि शुरू में जब आपने इसको किया तो फंड्स आपने अप्लाई किए लोकल अथॉरिटीज से या किसी और सोर्स से आपको फंड मिले, और कैसे आपने स्ट्रगल किया फंड हासिल करने के लिए? तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स पीपल फ्रॉम अक्रॉस लंदन, तो कुछ 17 बारोज वो सब हमारे साथ है। तो हम लोग बताया ये कि हम लोग ये मेंबर्स फ्रॉम 17 बारोज, उसको हम लोग सर्विस देना है, या उसको हम लोग का देखभाल का सर्विस देना है। तो उस वक्त हम लोग को क्या हुआ, उस वक्त का टाइम था, ये लंदन बारोज ग्रांट्स कमेटी होता, वो है कहाँ, ये जो GLC ग्रेटर लंदन काउंसिल में बेस्ड था। तो उसको जाकर हम लोग अप्लाई करना पड़ता, सब समझाना पड़ता, सब समझा। तो कामयाब हो गया अल्लाह के फजल से। तो वहाँ से ग्रांट पहला मिला, इतना नहीं, थोड़ा सा। तो फिर हम लोग अपना ओन जनरेट करना पड़ा। वो क्या, ये जो हम लोग एक प्रोजेक्ट करने से एक सोर्स को जाकर अप्लाई करना पड़ता। तो हम लोग बिकॉज वी आर लंदन वाइड, तो लंदन वाइड है, तो हमारे ये चांस है सब जगह जाने के लिए। तो जैसे ट्रस्ट फॉर लंदन, सिटी पैरोकियल, ये सब जगह से एक से, तो हम लोग का ये जो एडवाइस एंड इंफॉर्मेशन एक सोर्स से मिला, और फिर एडवोकेसी के लिए दूसरा सोर्स से मिला। और जो लोकल जो हम लोग को जगह दिया, सर्विसेज जो करने को, हॉल, जब इनके लिए एक्सपेंसेस तो हम लोग को इन काइंड ऑफर किया है हॉस्पिटल ने, वो हॉस्पिटल का मैनेजर ने। तो ऐसा करके हम लोग किया। तो फिर हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम हो या लोकल अथॉरिटी का स्कीम हो, हेल्थ अथॉरिटी, आपको एक नमूना दे, तो एग्जाम्पल दे, तो जब वो आपको याद होगा कुछ साल पहले
ये टीबी का रिसर्जेंस हुआ, वापस आना शुरू हुआ, पता नहीं कैसा क्यों कोई तो वो यहाँ हमारे ये जो वेस्ट में आकर स्प्रेड हो गया। तो उस वक्त ये जहाँ यहाँ हमारे ये जो अभी ब्रेंट और हैरो दो बारों ने मिलकर एक तो वो स्कीम किया, तो हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई किया कि हम लोग करेगा, हमारी कम्युनिटी को हम लोग वो करेगा, एजुकेशन देगा, प्रिवेंशन का मेशर्स सिखाएगा, करके अप्लाई किया। तो हम लोग सक्सेसफुल हुआ, कामयाब हुआ, क्योंकि वो लोग को यही चाहिए। अगर वो लोग खुद करे तो उनको बहुत ही एक्सपेंसेस होगा। तो हम लोग को अगर दे दे ग्रांट, तो हम लोग अपना ये जो ये इन हाउस ये जो वो है, वॉलंटियर्स है, मैनेजमेंट, सब मिलकर इफेक्टिवली हम लोग पब्लिकेशन निकाला, आउटरीच वर्कर्स उसको अपॉइंट किया, और जाकर ये जो टीवी के बारे में क्या जो अपना कंट्री जाने से ऐसा प्रिवेंट करना, वैसा नहीं जाना, अगर खांसी हो किसी का पास भी हो उसको स्प्रेड नहीं होने का वास्ते ऐसा अवॉइड करना, ये सब है। और पब्लिकेशन वो भी निकाला हम लोग लैंग्वेजेस में, डिफरेंट लैंग्वेजेस में, उर्दू, हिंदी, बंगाली और गुजराती, उसमें सब। तो ऐसा कामयाब होता है जब ग्रांट अप्लाई करने से। तो हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग भी सोच किया है। तो ये भी मैं मैसेज देना चाहता हूँ। शुक्रिया। अच्छा, ये बताएं कि इस वक्त आपदा के कितने एम्प्लॉई काम कर रहे हैं और कौन कौन सी सर्विसेज आपदा जो है वो दे रहा है, और किन लोगों, कौन से लोग जो सर्विसेज हासिल करते हैं? So you give me a figure for the employees. तो मैं ओके अभी आपदा तो सॉरी मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया। तो ये अभी हम लोग मिसेस अभी ये जो बच्ची यहाँ है एडवोकेसी एंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर है। वैसा हम लोग का मेन सर्विस डायरेक्ट सर्विस है। वो क्यों, वो जो कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा इशू था कि हमारे लोग, मजदूर लोग, ज़ईफ लोग, वो उसको जब ये जो मेन स्ट्रीम का जो लोकल अथॉरिटी का सेंटर वहाँ जाए तो इतना सोशल डेवलपमेंट नहीं मिलता, इतना फ़ायदा नहीं होता। तो क्यों वहाँ ये जो हमारा डिफरेंसेस है ना, फ़र्क जो कल्चर में फ़र्क है, शौक में फ़र्क, खाने में फ़र्क, ये सब वहाँ जाकर वो लोग को इतना वो नहीं होता है बेनिफिट जैसा हमारे यहाँ पास आने से। तो हमारे यहाँ वो है क्या बोलता है, एवरीथिंग इज सेम, मोर और लेस सेम। तो वो उसमें ये सब है। तो हम लोग यहाँ एक डे केयर सर्विस, ये हम जैसा हम लोग जो प्रोजेक्ट किया, ये जो एडवाइस में फर्स्ट प्रोजेक्ट, वैसा हम लोग डे केयर भी सेटअप किया। अभी इन्होंने बताया जैसा जो हॉस्पिटल ने हमें हॉल दिया था, तो वो हॉल में हम लोग शुरू किया। तो क्या वो हम लोग का मजदूर लोग, ज़ईफ लोग को हम लोग ट्रांसपोर्ट से लाता, हमारा सेंटर में रखता, और उसको सब रकम का हमारे जो एशियन कल्चरली टेलर्ड जैसा जी सुई किया हुआ टेलर सर्विसेज वो बनाकर, जैसा जो खाने का भी अपना थाली, और वो एक्सरसाइज भी हमारा एशियन एक्सरसाइजेस, कि वो जब वहाँ जाता और वो क्या वो डांस, व्हाट इज दैट, एरोबिक्स, हाँ वो एरोबिक्स है, ये सबको हमारे लोग ज़्यादा पसंद नहीं। तो और ये गेम्स खेलता जो क्या होता, बिंगो है, वो मैं खुद नहीं खेलने आता बिंगो तो बिंगो है, ये सबको बोले। तो यहाँ आता ये लोग करम बुड़ को या योगा करो, या और आफ्टरनून में, और हम लोग का वो भी होता है थेरेपी। तो जो जिसका वो उसके लिए लर्निंग डिफिकल्टी है, वो लोग को अगर ये जो डांस थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी मतलब थेरेपी स्टाइल वो लोग को जब देने से वो लोग एकदम फ्लरिश हो जाता। फ्लरिश क्या, फूल फल फुलैया, हाँ फल फूल, वो डेवलप, ऐसा फ्लरिश होता। तो डिफरेंस ऐसा है। तो ये इसको
इसीलिए अभी क्या होता, ये हम लोग का डे केयर है। और जब जो हमारे यूजर है, माजूर लोग है, वो नहीं आ सकता क्योंकि उसका सीवियर है बहुत, उसका उसका माजूरी बहुत ही सख्त है, तो उसको घर पर हम लोग सर्विस देता। हम लोग का ये जो होम विजिटर है वो बैकग्राउंड मैच करके देता थोड़ा सा, और छोड़ता वहां जाकर बैठकर बिफ्रेंडिंग उसको भी क्या उसमें क्या होता, वो जो केयर करने वाले हैं उसके, वो 24/7 24 घंटा उसको थोड़ा ब्रेक मिलता। और ये जो वहाँ जो हाउस बाउंड है उसको भी थोड़ा सोशल डेवलपमेंट घर पर भी मिलता। तो ये हम लोग का ये यूजर लेड का ऑब्जेक्टिव, हम लोग का ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव इज व्हाट, या ओके, तो ये ऑब्जेक्टिव हम लोग का और पर्पस है, ये सब है। और हाउ ये हमारा होम केयर सर्विस शुरू में बिफ्रेंडी से शुरू है, फिर अभी ये लोकल अथॉरिटीज ने सब चेंज किया, फंडिंग रेजिम चेंज कर दिया। पहला ग्रांट देता था, ओपन एंडेड मीन्स ओपन ग्रांट था, वो ग्रांट वो सेंट्रल गवर्नमेंट वो या लोकल अथॉरिटी देता, ये लो इतना तुम से कि ये मजदूर लोग ज़ईफ लोग को खिदमत करो, ये जो देखभाल करो, सेवा देखभाल। तो हम लोग उस वक्त मैंने बताया जैसा 17 लंदन बारूज का मेंबर्स सब आकर हमारे यहाँ यूज करता था। लेकिन जब से ये लोग चेंज कर दिया टू कॉन्ट्रैक्ट कल्चर, तो उस अभी क्या हो गया, तो एक एक इंडिविजुअल को, एक एक यूजर को, एक एक मजदूर लोग को वो असेस करता, वहाँ असेसमेंट करता। और अगर उसके लिए ये जो सर्विसेज जैसा हम लोग देता यहाँ उनके लिए लायक है तो हमारे वहाँ भेजता। तो आपका जो व्यूअर्स है वो लोग अगर हम यहाँ पास हो, हमारा सेंटर है ब्रांड में, अगर पास में जो रहता हो और यूज़ करना चाहता हो हमारा सर्विस को, तो मैं और बताता हूँ क्या क्या सर्विस है। तो ये ऐसा सर्विस को यूज़ करना चाहता है तो कांटेक्ट करना हम लोग को, कि क्योंकि वो प्रोसीजर है वो उसको असेसमेंट करना। तो वो लोग अभी हमारा चॉइस है, अभी डायरेक्ट पेमेंट है, तो चॉइस है मतलब फैमिली और मजदूर इंडिविजुअल को चॉइस देता, तुम डिसाइड करना कि आप डिसाइड करना, फैसला करना कहाँ जाना चाहता, ये जो गोरे का मेन स्ट्रीम सेंटर में जाने चाहता या एक्शन सेंटर में जाने, तो उसका ऊपर डिसाइड। तो अगर कोई हमारे सेंटर में जैसा आने चाहता है तो आप उसको प्लीज फॉरवर्ड आवर डिटेल्स देना। तो और क्या क्या सर्विस है हमारा, तो वॉलंटियरिंग सर्विस भी है, और जो आकर जो नौकरी करना चाहता है, जिसका पास थोड़ा सा मजदूरी हो या ना हो, अगर वो जॉब करना चाहता है, उसको कुछ कॉन्फिडेंस चाहिए, थोड़ा हिम्मत देना है उसको, तो वो चाहिए, तो वो आकर थोड़ा ट्रेनिंग ले हमारे पास। वेलकम। वो जो वॉलंटियर है, ऐसा वॉलंटियर को हम लोग एक प्रोजेक्ट का अभी भी है, अभी भी आ सकता है, तो आकर हमारे यहाँ ट्रेनिंग करके फिर नौकरी ढूंढ सकता है, काम कर सकता है, ये है। तो ये हमारा यहाँ का सर्विसेज है। और अभी ये जो है और क्या, हम लोग काफ़ी साल जाने के बाद हम लोग को फील होता है, हम लोग अभी जैसा मैंने बताया ना, हम लोग का हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक यूजर लेड है, तो यहाँ सब अपना डेडिकेटेड टीम, सिंसियरिटी, डेडिकेशन से कम था, तो वो दिल में ऐसा होता कि हमारे जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है, जहाँ से हम आया है, वहाँ के लोगों को क्यों हेल्प नहीं करें, हम लोग यहाँ कितना सीख लिया, हमें कितना एक्सपीरियंस तजुर्बा मिल गया है, तो वो जाकर वहाँ और यहाँ क्या फैमिली जैसा। अभी यहाँ देखो हम लोग का ये सेंटर में, अगर कैमरा मूव करता था तो बताने होता ना, तो वो हमारा ये सेंटर अभी रन हो रहा है, तो अभी एक सेशन हो गया, तो क्या ये फैमिली जैसा, तो हम लोग को ऐसा फील होता कि हमारे लोग वहाँ कंट्री ऑफ ओरिजिन
उसको कुछ शेयर ना कि कोई बंटवारा नहीं करे, हमारा ये एक्सपीरियंस है, हमारा जो नॉलेज है, ये सब, तो वो भी हम लोग करना शुरू किया था। वो ओवरसीज डेवलपमेंट हमारा प्रोजेक्ट। तो उसका क्वेश्चन बाद में करेंगे ओवरसीज के हवाले से भी। अभी ये बताइए कि जो सर्विसेज आप एशियन लोगों को दे रहे हैं, क्या दूसरी कम्युनिटीज के लोग भी इस सर्विस से, आपकी सर्विस से फायदा उठाते हैं? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्यों? हाँ, ये जो अभी जो लोकल अथॉरिटी है, आपको पता होगा, अब उसका ओन सेंटर भी है, उसका ओन सेंटर्स को भी वो फिल करना है। हाँ, तो वो लोग कोई ऐसा इंडिविजुअल यूजर को ऐसा रेफर नहीं करता, वो बराबर देखता है इसका सर्विसेज क्या है, समथिंग दैट दे कैन नॉट, वो लोग नहीं कर सकता है। तो अभी एक एग्जाम्पल तो हमारे यहाँ बहुत ऐसा इंडिविजुअल मजदूर है जो सोशल सर्विसेज हेल्प नहीं कर सकता था साल से, कितना साल से। तो उसको यहाँ आकर वो लोग सुना हमारे बारे में कि हम लोग का सर्विसेज है स्पेशली टारगेटेड स्पेसिफिक, तो यहाँ आकर बोला इसको यहाँ रखेगा, आप लोग थोड़ा ट्राई करेगा सैंपल सर्विस। तो हम लोग सैंपल सर्विसेज दिया। तो आप जो इंडिविजुअल स्पेशली जिसका पास लर्निंग डिफिकल्टी है, तो थोड़ा सा डिस्ट्रप्टिव है, अगर वो उसका माइंड हैप्पी नहीं हो, सूझ हो, तो ऐसा यहाँ आकर हमारे यहाँ 1-2 हफ्ता 3 हफ्ता में वो जो इंडिविजुअल जो है माजूर पर्सन, जो किसी को वैसा आंख उठाकर देखता भी नहीं, यहाँ आकर हंसना शुरू कर देता, बातचीत करना शुरू कर देता, और एक फ्यू वीक्स में बस वो क्या बोलता, वो रिक्वेस्ट करना शुरू कर दिया, मुझे ये गाना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे ये एक्टिविटीज करना है, मुझे ऐसा ही होगा। तो ऐसा डिफरेंस है। तो इसीलिए तो ये हम लोग का मैंने जो बताया है, नहीं तो हम लोग को इतना सर्वाइव नहीं हो सकता। अभी हम लोग कितना 45 साल वहाँ, तो तब अब रन हो रहा है अल्लाह का फजल से। तो क्यों रन हो रहा है? क्योंकि हमारा काम ने एविडेंस से क्या बता रहा, सबूत बता रहा है। तो हमारा काम सबूत बता रहा है कि फायदा क्या है। तो ये ऐसा इसीलिए, और क्या हम लोग हमारे पास गार्डन में वो क्या बोलता अलॉटमेंट लोकल अथॉरिटी अलॉटमेंट है, वहाँ हम लोग गार्डनिंग भी ऑफर करता। तो हमारा गार्डनिंग में जो बेड को रेस करके रोज बेड्स प्लांट करने का, फूल बनाने का, उसको उठा कर रखता ऐसा आई में, क्योंकि व्हील चेयर वाले भी जाकर वहाँ प्लांट कर सकते। तो ऐसा हम लोग का सेंसिटिव एक्सेसिव सेंसिटाइजेशन है। तो इसमें डॉक्टर्स, आजकल डॉक्टर्स हैं और फ्यूचर डॉक्टर्स जो ट्रेनिंग है, ट्रेनी डॉक्टर्स हमारे पास आता है प्लेसमेंट के लिए, कि उसको पता चले कि ये सोशल बेनिफिट क्या है। ये हमारा एक आपको टॉपिक भी अगर देना है तो ये टॉपिक देना चाहता हूँ डाकुई साहब, कि सोशल प्रिस्क्रिप्शन कभी बहुत ही यूजफुल, वो कॉम्प्लीमेंट करता है किसको? मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन को। अभी देखो कोई शख्स, कोई इंडिविजुअल जिसका थोड़ा मेंटल हेल्थ नीड्स है, तो मेंटल हेल्थ नीड्स में उसको डॉक्टर का पास जाए तो कंप्लेन करे घर वाले फैमिली कि इसका ये कंडीशन ये, तो डॉक्टर यूजुअली एक मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, वो है साइकोटिक ड्रग। तो क्या होता, वो ऐसा ही ग्रोगी घर में बैठकर ऐसा ही ग्रोगी रहता, कुछ उसका डेवलपमेंट नहीं है, उसका हेल्थ को भी फायदा नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसा इंडिविजुअल के लिए हमारे यहाँ सोशल प्रिस्क्रिप्शन का, हम लोग सोशल प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइडर भी अब हम लोग ऑफर किया है,
क्योंकि हम लोग यहाँ अभी देखो ना, सबूत बताता ना, एविडेंस है कि फायदा कितना है। तो डॉक्टर इंस्टेड ऑफ राइटिंग जो दवा प्रिस्क्रिप्शन, जो ड्रग्स है हावी सख्त देने के बजाय वो सोशल प्रिस्क्रिप्शन लिख कर दे सकता है। और सोशल प्रिस्क्रिप्शन लिए खास बजट नहीं चाहिए इनको। क्यों? गवर्नमेंट ने स्कीम बना कर रखा। तो एक डॉक्टर को हमें पूछा था यहाँ का लोग कि देखो हम लोग को, ये डॉक्टर ने बोला कि हमें बजट कहाँ से आएगा, तुम सोशल प्रिस्क्रिप्शन तुम्हारा जैसा सेंटर में हम लोग बेचने मांगता, पेशेंट्स है हमारा। तो उनको समझाना पड़ता, हम लोग को समझाना पड़ता कि देखो गवर्नमेंट का स्कीम है जहाँ आप अपना गोरे पेशेंट को वहाँ बेचता ना, कहाँ? स्पोर्ट्स सेंटर में स्विमिंग करने के लिए, हाँ, उसको लिए वो देता ना फंडिंग, हाँ, और एक्सरसाइज करने के लिए, डांस वो क्या एरोबिक्स करने के लिए। तो मैं बोला वही बजट वो है सोशल प्रिस्क्रिप्शन के लिए बजट। तो वो बजट से आप हमारे यहाँ बेच सकता है, आपके लिए मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं, और सेविंग भी है आपके लिए भी, पेशेंट के लिए भी फ़ायदा है, एनएच के लिए भी सेविंग्स है, ये है हमारे कम्युनिटी के मेंबर के लिए भी फ़ायदा है। तो ये है हमारा बहुत अच्छा, ये बहुत ही अच्छा काम आप कर रहे हैं। शुरू में आपने इंट्रो में हाउसिंग के हवाले से जो बात की है कि हमारे जो एशियन डिसेबल हैं उनके लिए हाउसिंग के लिए काफ़ी मुश्किलात हैं। तो ये पूरी कंट्री में हैं ये जो डिसेबल लोगों के लिए। तो ये बताइए कि इनके जो हाउसिंग को जो डिसेबल लोग हैं उनको अकोमोडेट करने के लिए आप क्या मशवरा देते हैं? कि क्योंकि आप तो जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरे लोग सुन रहे हैं उन इलाकों में, उन शहरों में भी किस तरह से ये लोग जो डिसेबल लोग हैं वो अच्छी एक्सेसिबल अकोमोडेशन ले सकते हैं? तो अभी जब मैंने बताया जैसा, वो जो कॉन्फ्रेंस में ये मेजर इशू था, बड़ा इशू था, और तो उस वक्त सून आफ्टर जैसा हम लोग एपीडीए शुरू करके बस 1 साल या 2 साल बाद हम लोग कुछ मेंबर्स है यहाँ जो कोई पास हुए हो गया, तो हम लोग मिलकर हमारे कोई बात नहीं, सो मिलकर हम लोग बोला कि चलो जैसा हम लोग एपीडीए को कामयाबी से सेटअप किया वैसा हम लोग हाउसिंग के है, हाउसिंग बिग इशू है, इसको ऐसा इसमें लेकर एपीडीए में उसको सिर्फ एडवाइस में नहीं होगा, तो हम लोग डीपर जानना है। क्यों इश्यूज को मैं बताता हूँ कैसा इशू है। जो डिसेबल मेंबर्स है उसका फैमिली को वो 4-5 तल्ला पर फ्लैट में देता है और कुछ अडेप्टेशन भी नहीं है, तो उठा कर ले जाना पड़ता है। ऐसा एक किडनी पेशेंट, किडनी रेफ्यूजी था, रेफ्यूजी उसका किडनी डैमेज कर दिया था, तो वो वहाँ जहाँ से भागा हो, तो वो उसको उसका फैमिली, उसका ब्रदर उठा कर ले जाना पड़ता, तो जाकर उसको चोट आ जाता है किडनी में, तो ये केस है। और अभी जो बच्चे हैं वो जो व्हील चेयर में है उसको भी ऐसा उठा कर जाना होता है, व्हील चेयर को भी वो ऊपर। तो हम लोग बोला ये दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, तो हमें कुछ करना है। तो और बड़ा वो था प्रॉब्लम काउंसिल एस्टेट में, बड़ा काउंसिल एस्टेट में, तो वो बड़ा काउंसिल एस्टेट में एक एशियन फैमिली को रखे और वो फैमिली में माजूर मेंबर भी हो, तो वो लोग क्या होता, वो विक्टिम्स हो जाता है। किसका विक्टिम्स? वो क्या होता है, नस्ल पर नस्ल रेसिस, तो क्या बोलता है नस्ल समथिंग, कोई साहब जानता, तो नस्ल समथिंग, वो रेसिज्म है, वो बड़ा जुल्म करता, तो
हाँ तासब नफरस्ती, भी कहते हैं, हाँ समथिंग रहता है। नस्ल प्रस्ती, तासब, प्रेजुडिस। नफरस्ती। तो वो ये जो मजदूर मेंबर को भी हैरान करता, जुल्म करता, और उसका फैमिली को भी। तो वो लोग बाहर भी जाने को घबराता, डरता, नहीं जाता। तो ये सब केसेस को हम लोग जाकर बताना पड़ता है हाउसिंग वो अथॉरिटीज को। बताए, वो एक्सेप्ट नहीं करता शुरू में। ये सब केस को बता क्या कहता है कि ये आप लोग सेग्रीगेशन करना चाहता है कि अलग सेपरेट होने। मैं पूरा सेपरेट नहीं, बोल क्लस्टर्ड लिविंग मतलब एक ब्लॉक में एशियन फैमिली 4-5 हो, 3-4-5 हो, तो ये रेसिस्ट सोचेगा जाकर हैरान करने को, जुल्म करने से। तो उसको तो ये है। तो ये सब उसको फिर समझा कर, आर्ग्यू करके ये इतना तक बोला कि आप लोग एक्सेप्ट करता है आइडिया, लेकिन यू डोंट पुट द मनी वेयर योर माउथ इज। तो फिर जाकर वो आर्ग्यू करके तो फिर वो लोग अग्री हुआ और बोला चलो फंडिंग देगा तुम लोग। तो हम लोग ये जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश हाउसिंग एसोसिएशन से बड़ा, तो एक शुरू में हम लोग आसरा हाउसिंग, तो आप सुना होगा, आसरा एशियन हाउसिंग है। तो आसरा हाउसिंग को हम लोग पहला ही अप्रोच किया और कहा कि देखो तुम लोग का ये जो वो लोग उस वक्त हाउसिंग कॉर्पोरेशन में रजिस्टर्ड है वो लोग, तो वो लोग को फंडिंग देता कि बनाओ सेवरल हाउसेस, उसमें हम लोग को एक ब्लॉक देना और उसमें हम लोग ओनली डिसेबल्ड फैमिलीज को रखेगा, और ऐसा अडेप्टेशन ऐसा बनाओ कि ताकि वो लोग ऊपर में भी आना जाना भी आसान हो, सब चीज एक्सेसिबल हो। तो सिर्फ नीचे में भी, ग्राउंड फ्लोर में ही नहीं, पर ऊपर तल्ला को भी एक्सेस की एडेप्टेशन है, चेयर लिफ्ट है, अंडर इनसाइड लिफ्ट है, ये सब से हम लोग शुरू किया। यहाँ ब्रेड भी शुरू किया, ये जो पाउंड लेन की प्लाउ लेन है वहाँ, तो ये ऐसा करके इस्टेब्लिश किया है। तो अब तो माशाल्लाह काफ़ी अपना ओन हो गया है, रजिस्टर्ड विद द हाउसिंग कॉर्पोरेशन एंड दे आर रनिंग। अब तो हम लोग को इंडिपेंडेंट दे दिया है अपना रन करने के लिए। तो हम लोग का चेयर वहाँ जाकर कितना साल चेयरमैनशिप किया, और हम लोग का सेक्रेटरी ट्रेजरर जाकर आहिस्ता तो वो लोग भी तरक्की हो गया। अब तो बहुत ही 100 यूनिट्स है, और अभी इंटीग्रेटेड। पहला स्पेशल नीड्स हाउसिंग था, तो उसमें क्या है, सपोर्ट सर्विसेज भी आता है हर वीक या हर ओकेशनली, मेडिकल फैसिलिटीज, नर्सिंग फैसिलिटी, ये सब भी देता। तो कंप्लीट इंटीग्रेटेड स्पेशल नीड्स हाउसिंग था जब मैं इन्वॉल्व था उन लोग का साथ। तो ये है हमारा हाउसिंग। क्योंकि बातें जो हैं वो तो ज़ाहिर है वो आपके पास इंफॉर्मेशन इतनी है कि हमें 2-3 घंटे चाहिए पूरी जो गुफ्तगू, पूरा इंटरव्यू जो मुकम्मल करने के लिए। तो अब हमारे पास रह गए हैं हमारे सिर्फ 10 मिनट। तो अभी एक तो आपने ओवरसीज प्रोजेक्ट का जिक्र किया था, लेकिन मैंने कहा कि बाद में ये क्वेश्चन करूँगा। अभी हमारे पास वक्त बहुत कम है। मैं एक क्वेश्चन तो ये करूँगा कि आप ओवरसीज जो प्रोजेक्ट हैं आपका, उनमें कैसे इन्वॉल्व हुआ और क्यों, और इसके अलावा आपके जो कोई रिकग्निशन, आपकी आपदा की कोई रिकग्निशन के बारे में भी एक सवाल करना है। वक्त कम है, मैं चाहता हूँ कि ये जो 2 क्वेश्चंस हैं इनको हम पहले डील करते हैं, और फिर अगर कोई 1-2 मिनट बचे तो फिर देखूंगा कोई और क्वेश्चन। जी हाँ, मैं थोड़ा रश करता हूँ। तो अभी मैंने बताया पहला जैसा हम लोग का वो अरमान था कि शेयर करें हमारे ये नॉलेज। तो हम लोग यूनाइटेड नेशंस में एफिलिएट किया, तो यूएन ने हमें स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस दिया और विद द सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल ऑफ द यूएन। तो हमारे यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव मैं भी गया, तो जाकर वहाँ से इंफॉर्मेशन, असिस्टेंट, एडवाइस सब चीज़ दिया। वहाँ क्यों वो जो
डेवलपिंग कंट्री से, जो कहता है थर्ड वर्ल्ड कंट्री, वहाँ का ये जो एनजीओज भी आता है, तो वो लोग कुछ सीख कर वापस जाकर कुछ लर्न करेंगे, वहाँ पर जाकर शेयर करते। आहिस्ता जाकर हम लोग को सोचा कि हम लोग खुद जाकर कुछ क्यों ना करें, और क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है उसमें का कंट्रीज है, जैसा हम लोग इंडिया में शुरू किया, तो इंडिया में जो दिल्ली है, न्यू दिल्ली का वो स्लम्स है। स्लम्स क्या है? वो गरीबों रहने वाला, ओके, स्लम्स। वो स्लम्स एरिया में वो जो माजूर लोग के बच्चे हैं उनको इंटीग्रेटेड एजुकेशन, और जिसको स्किल्स चाहिए उसको स्किल्स ट्रेनिंग, वो लोकल एनजीओ का साथ मिलकर किया। और उसका बाद हम लोग पाकिस्तान में हमारे ये जहाँ का रिप्रेजेंटेटिव है वो जाकर कराची का एयरपोर्ट को ऑडिट करके दिया, और हम लोग वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन को एडवाइस किया, इंफॉर्मेशन देकर एडवाइस दिया। आप अगर पाकिस्तान का कोई इंफॉर्मेशन, कराची में एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हो गया है माशाअल्लाह, उसको कहता है वी केयर। वो बच्ची यहाँ आकर जब स्टडी करने आया तो यहाँ हमारे यहाँ आकर वॉलंटियर किया, तो यहाँ से उसको आइडिया मिला, सीख गया और शौक भी हो गया। वो जाकर वहाँ वापस वो जो वहाँ कराची में शुरू किया। अब तो अल्लाह का फजल से सेटअप हो गया, वो एल्डरली के लिए, ज़ईफ लोग के लिए हाउसिंग केयर सब चीज़ हो रहा है, वी केयर। तो ये है। और वहाँ फिर श्रीलंकन में हमारा ये जो सिविल वार हो रहा था, तो वहाँ डिसेबल रेफ्यूजीज था, तो उनको हेल्प चाहिए, कहा हमारे बोर्ड मेंबर वो भी श्रीलंकन है, तो हम लोग यहाँ की टीम ले गया, काउंसलर्स है, टीचर्स है, ये सब है, वो लोग मिलकर, डॉक्टर भी था और फिजियोथेरेपिस्ट, जाकर वहाँ अभी काउंसलर एक एग्जाम्पल टाइम शोर है, तो वो वहाँ जो बहुत बच्चियाँ जो ट्रॉमाटाइज हो गया है, जो वार की वजह से, जो बहुत ही हो गया दिल का सदमा, उनको काउंसलर हेल्प किया, हमारा काउंसलर जाकर, और बाकी चीज़ एजुकेशन, डिसेबिलिटी, इक्वालिटी राइट्स, और वो डिटेल बहुत बहुत इंटरेस्टिंग भी है। अफसोस का बात है ये टाइम शॉर्ट हो गया। तो ये है, ये श्रीलंका। उसका बाद हम लोग बर्मा, माय कंट्री ऑफ ओरिजिन, वहाँ भी गया, in spite of all the restrictions, all the man, I don't want to go into this. तो वहाँ जाकर वो जो मदर ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन, उसको कोई कोऑर्डिनेट किया, तो उनको जाकर इंफॉर्मेशन है दिया। तो मैं ये एक वो मैसेज देना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स से सबको, कि जब आप जाए वापस वहाँ अपना कंट्री को घूमने हो या विजिट हो या क्या हो, कुछ जो आप यहाँ सीखा है, जो यहाँ नॉलेज मिल गया, जो उन्हों को देना, क्यों एक आपका एक एडवाइस में किसी का लाइफ सेविंग हो जाता है। तो एक एग्जांपल मैं देता हूँ जल्दी से। हमारा फिजियो साथ था, मेरा साथ, तो एक मदर बच्चा लाया था छोटा सा, कुछ 3 महीना की 3 साल का था, तो उसका हेड एक बड़ा सा इतना स्वेलोड था। तो मेरा फिजियो बोला कि वो पाइप कहाँ है, इसको ड्रेन नहीं करा है। तो वो लोग को पता नहीं है, माँ और बाप दोनों को, कि ये इसका हेड का अंदर लीक हो रहा है। तो हमारा फिजियो बोला इसको जल्दी ले जाओ। तो वो लोग दूसरा कंट्री ले गया, कहाँ, बैंकॉक, वहाँ का हॉस्पिटल में गया, तो वहाँ ड्रेन करके निकाला, नहीं तो वो फट जाता और बच्चा का जान चला जाता। तो मैं एक एग्जाम्पल बताता, और बहुत एग्जाम्पल है। जितने भी सारी जितने भी बातें हैं, मैं समझता हूँ कि इतनी तफसील के साथ हर एक का डिफरेंट टॉपिक रख कर इस पर पूरे प्रोग्राम किए जा सकते हैं, लेकिन चूंकि वक्त बिल्कुल कम रह गया, मैं चाहता हूँ कि रॉयल फैमिली की जो सपोर्ट आप लोगों को मिली है उसके बारे में, उसकी जो रिकग्निशन है उसके हवाले में हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, वो थोड़ी सी हमें उसकी तफसील बता दें। अच्छा, शाही खानदान का, अच्छा जी। तो वो काफी साल से है हमारा रिश्ता उनका साथ, उन लोगों का साथ। वो जब जो हम लोग को पॉलिसी लेवल में भी इन्वॉल्व है ना, तो सिर्फ ये सारे सर्विसेज नहीं, पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट, तो हमारा नाम, अच्छा यूरोप में भी, तो नाम वो लोग को पता चल जाता कि ये जो एथिक माइनॉरिटी में बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐसा पॉलिसी लेवल में इन्वॉल्व हो। तो उसमें क्या हुआ, वो इनवाइट किया हम लोग को, जब मिलेनियम न्यू ईयर हुआ था
उस वक्त मलिका जो लेट हो गया, वो फोर्थ लेट क्वीन, उसने हम लोग को इनवाइट किया बकिंगम पैलेस में, वहाँ महल में। ये मेरा और मैं दोनों गया वहाँ जाकर, तो वहाँ गया और तो हम सबसे मिला फैमिली मेंबर से। सो सब बहुत सपोर्ट, इंस्पायरेशन बहुत इंस्पायर किया हम लोग को, हमेशा करते रहता है वो लोग। और अभी जो वो शहजादी, क्या उसका नाम, प्रिंसेस एन, यहाँ प्रिंसेस एन यहाँ हमारा मेंबर था, फोटो में है प्रिंसेस एन, हम लोग को विजिट करने आया। हम लोग जब इनवाइट किया तो कोई जुबली ईयर था, उसमें आया, और वो अगेन शी इज़ वेरी डाउन टू अर्थ और वेरी सपोर्टिव। तो ये ऐसा हम लोग का वो है। तो और फिर ये जो हम लोग का फर्स्ट चेयर था, उसको प्रीवियस चेयर, उसको नॉमिनेशन किया तो ओबीई मिल गया, उसको ओबीई दे दिया, तो ओबीए। और किसी ने शायद होगा, ये बच्ची होगा या कोई, वो लोग ने नॉमिनेट किया मुझे, तो मुझे भी दे दिया ब्रिटिश एम्पायर मेडल। तो वो मैं 2000, थैंक यू, शुक्रिया, मुबारक, शुक्रिया बहुत। बस तो ये सब थोड़ा मोटिवेट करता है ना, हम लोग को इंस्पायर करता है और करना, और थोड़ा कोशिश करना, और वो करना। तो ये है हमारे उसके से। अभी नया है जो बहुत ही डाइवर्सिटी माइंडेड। जी हाँ, अभी चूंकि वक्त बिल्कुल कम रह गया है, और मैं चाहता हूँ कि आखिर में एक सवाल पूछूंगा आपसे कि कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहें, लेकिन इससे पहले वेरी वेरी ब्रीफली आप कोविड-19 पैंडेमिक के बारे में बताएं कि किस तरह का इम्पैक्ट हुआ है, उसका ब्रीफली 2 मिनट में आप बताएं। ये बहुत बड़ा आजमाइश था। आप लोग सब पता होगा कि कोविड-19 हम एथनिक माइनॉरिटी और इंक्लूडिंग एशियंस को ज्यादा इम्पैक्ट हुआ। इम्पैक्ट क्या, इम्पैक्ट असर या ठोकर, ज्यादा इम्पैक्ट हुआ। तो फिर भी हम लोग बहुत कोशिश करके, ये जो गवर्नमेंट का रेगुलेशन करके, जो इवन ड्यूरिंग द आइसोलेशन पीरियड हम लोग अपना मेंबर्स को वो क्या बोलता सपोर्ट किया। हमारे पास 1 मिनट रहता है। अच्छा, 1 मिनट। तो जो ये तो ये तो सस्टेनेबल हम लोग सस्टेन हो गया। जो जैसा ही कम हो गया या खत्म हो गया, वैसा ही हम लोग का वापस शुरू हो गया, अल्लाह का फजल से। थैंक यू, शुक्रिया बहुत। अच्छा, एक मिनट में कोई आखिरी बात जो आप समझते हैं कि जरूरी आप कहना चाहें, 1 मिनट में आप आखिरी बात, कोई आखिरी पैगाम हमारे व्यूअर्स को देना चाहें तो। डिसेबिलिटी इक्वालिटी, अभी देखो नकवी साहब को देखो, ऐसा की पोजीशन, डिसेबल्ड पर्सन, एक माजूर इंसान सिटीजन है, उसका भी हर राइट है, एवरी राइट। सिर्फ यही नहीं, यहाँ तो सब राइट मिलता है, वहाँ हमारी जो कंट्री ऑफ ओरिजिन, वहाँ पता नहीं है ये लोग को राइट, और कोई कोना में रखता है जैसा सब ह्यूमन है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। ऐसा नहीं, उसका राइट को लेना है, चेंज करना है सब चीज। हाँ, थोड़ा सा सेरेब्रल पॉलिसी हो तो उसको बोलेगा नहीं ये सिर्फ भीख मांगना है, इसको कुछ नहीं कर सकेगा। ऐसा नहीं, यहाँ सेरेब्रल पॉलिसी हॉस्पिटल ओरिएंटेड है, ऐसा काम करता है, फैमिली है, सब है। तो मैं बोलता क्या, अपना राइट को, डिसेबिलिटी इक्वालिटी उसको ख्याल रखना और दूसरा को भी देना अपना। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपने बेहतरीन गुफ्तगू की है, और आपने जो उर्दू में गुफ्तगू की है वो सारी हमने समझी है, अच्छी आपने तफसील के साथ बताई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि जब भी प्रोग्राम हम करते हैं तो बहुत सारी बातें जो रह जाती हैं, और कंप्लीट आने के देखने में जब हम शुरू करते हैं प्रोग्राम तो पता चलता है 1 घंटा बहुत काफ़ी लंबा है जी, इसमें बहुत बातें हो सकती हैं। लेकिन जो बातें करने वाले लोग होते हैं, जिनके पास इंफॉर्मेशन होती है, उनके लिए ये 1 घंटा कुछ भी नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि हम मुख्तलिफ टॉपिक्स पर आइंदा भी प्रोग्राम करें,
جیسے ایڈیکویسی ہے اور ہاؤسنگ کے اوپر ہم ایک مکمل پروگرام کر سکتے ہیں اور دوسرے بھی. تو مجھے امید ہے کہ ہماری جو عائشہ بیٹی ہیں یہ آئندہ بھی ہم ان کے ساتھ رابطے میں رہیں گے. تو انشاءاللہ آئندہ بھی پروگرام کریں گے. میں آپ دونوں کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے وقت دیا ہدایت ٹی وی کو. پروگرام روشنی میں آپ تشریف لائے اور بہت ساری جو ہے اچھی باتیں ہمارے ویورز کو پہنچائی ہیں. شکریہ بہت ہی. میں بھی بہت ہی شکر گزار ہوں. آپ لوگ نے موقع دیا ہے ہائی لائٹ کرنے کے لیے. تھینک یو. بہت بہت شکریہ. بہت میں بہت بہت شکریہ خوشی اور جی. بہت بہت شکریہ. ویری ہیپی میک ان پٹ بہت ان بہت دا شکریہ فیوچر. جی. شکریہ جی. ناظرین ہمیشہ کی طرح وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور مزید ہم گفتگو کو کنٹینیو نہیں رکھ سکتے. میں آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے, میرے مہمانوں کو بھی, اور میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.